आज जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में उनसे डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये उम्मीद के मुताबिक था या उसके खिलाफ हो गया है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ होने के बावजूद ममता बनर्जी कैसे हार गई। तो सीफ साहब ये बताइए कि पहला क्वेश्चन यही है कि ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से नहीं चुनाव कर रही थी। ममता बनर्जी पूरे 274 सीट से चुनाव 294 सीट से चुनाव लड़ रही थी। तो 294 सीटों में 211 से के ज़्यादा सीट ममता बनर्जी को मिला है। तो ममता बनर्जी जीती हैं। इसे ये कहना कि वो हार गई, ये उसी तरीके से होगा जो कि बीजेपी कह रही है। अपने हार को छुपाने के लिए बीजेपी ये लाइन पे जवाब देती है। ये तो ममता बनर्जी की जीत है। लेकिन बीजेपी का एक नारा चल रहा है कि 2 मई दीदी गई, और जो दीदी हारी 2 मई को, ये बोला कि मेरा नारा जो था वो सही हुआ। नहीं, ये तो बोलने की बात है। देखिए, विपक्ष को बंगाल में तो बीजेपी अभी विपक्ष की पोजीशन पे है, तो बीजेपी बंगाल वालों को अपने हार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंडेट है ये बंगाल की जनता का मैंडेट है। अगर वो इसको निकालेंगे, जैसे हमने देखा बाबुल सुप्रियो जी ने ट्वीट लिख दिया कि बंगाल ने गलत फैसला लिया। बाबुल सुप्रियो जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंगाल की जो जनता है वही फैसला देती है। जनता का जो रिज़ल्ट है, जनता का जो मैंडेट है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी पोजीशन राजनीति में कुछ नहीं हो सकती। और आपको उम्मीद बिल्कुल ममता बनर्जी एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ में तीसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं था। क्यों शक नहीं था? क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन को किया गया है, सबसे पहला बात कि पूरे हिस्ट्री में उठा करके देख लीजिए, एक स्टेट में को 8 फेजेज़ में इलेक्शन करना है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फेजेज़ में डिवाइड कर दिया 294 सीट वाले वेस्ट बंगाल को, जबकि दूसरे स्टेट में जहाँ पे 200 से ज़्यादा सीट है, एक दिन में पोलिंग कराया या 3 दिन में पोलिंग कराया। और बंगाल के चुनाव को 1 महीने से ज़्यादा और 8 फेजेज़ में डिवाइड करना, ये क्यों? ये बीजेपी के फेवर में करने के लिए। आप देखिए, 5वीं फेज़ के बाद में ममता बनर्जी ने बाज़ाब्ता तृणमूल की तरफ से अप्रोच किया, इलेक्शन कमीशन को बोला कि कोविड बढ़ रहा है, आप ऐसा करें कि बाकी के जो 3 फेजेज़ है उसको एक दफ़ा करके जल्दी चुनाव ख़त्म कर दे, ताकि कोविड का रिस्क ख़त्म हो जाए। लेकिन बीजेपी वहाँ आ गई उसको अपोज करने कि नहीं, कोविड का खतरा है तो है, हमें तो 8 फेजेस में ही इलेक्शन करवाना है। इस तरह की जो एंटी पीपल पॉलिसीज़, ये तो बंगाल की जनता देख रही थी। यही सारे वजह रहा है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिसी को, उनकी जो नफरत वाली राजनीति है, उसको रिजेक्ट कर दिया। और जैसा कि आपने इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि बाइस्ड, तो आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी पर बैन भी लगाया, उसके बाद जीतने के बाद कहा कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या आप देखें, ममता बनर्जी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मुसलमानों मुझे वोट दो ऐसा कहा, और ये इल्ज़ाम खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, जो कि सरासर झूठ। बल्कि बीजेपी के नेता कहते रहे ममता बनर्जी को मुमताज़ बेगम, उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? बेगम क्यों बोलेंगे, उनका नाम तो बनर्जी है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा दीदी, ओ दीदी, जैसे कि कोई रास्ता का मवाली किसी को छेड़ता हो। इस तरीके से प्रधानमंत्री देश के हमारे ऐसा कह रहे, ममता तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस तरीके से बायस्ड तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी को हेल्प करने के तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है इलेक्शन, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश में निराशा है, लोगों को ये बात नहीं पसंद आई। प्रधानमंत्री को इस तरीके से दीदी का आवाज़ लगाना, ममता बनर्जी को छेड़ना, इस तरीके से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए बंगाल की जनता ने ये एंटी बीजेपी वोट दिया है कि हमें बंगाल में इस तरह की कल्चर बीजेपी की नहीं चाहिए। तो इतनी सीटें उनकी बढ़ गई, 3 पहले थी, अभी 73 हो गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम का सफाया। कांग्रेस और सीपीएम तो शुरू से ही अपने अस्तित्व के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। लेकिन 3 से 33 नहीं कहना इसे गलत होगा, क्योंकि 3 से 77 इसे कहना गलत होगा बीजेपी का, क्योंकि इसके बीच में आता है 122। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो 122 के लगभग असेंबली सीट में बीजेपी को बढ़त थी। तो 2019 से 2021 आते आते वो 122 का बढ़त आ गया 77 पे। क्या वजह रहा? इनकी अपनी दुष्ट नीतियाँ रहीं, जो पूरा देश देख रहा है, सिर्फ बंगाल की जनता नहीं। आप देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में एंटी मोदी कैंपेन चल रहे हैं।
इनकी दुष्ट नीतियाँ, चाहे वो किसान के खिलाफ हो, चाहे वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने की कमी रही हो, चाहे वो कोविड को लेकर के सरकार की नाकामियाँ रही हो, हमारे देश का जो बुरा हाल हो रहा है, रेलवे बेच देना, ये हमारा एयरपोर्ट बेच देना, ये सारी चीज़ें जनता के सामने हैं और जनता ने अपना गुस्सा दिखाया है। बंगाल के चुनाव में एंटी बीजेपी वोट पड़ा है। और नंदीग्राम में जो बीजेपी दीदी हारी है, जो भी हो, तो आपने उसमें देखा होगा कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो अनाउंस हो रहा है, कभी 1200 वोट कहा जा रहा है, कभी 1700, कभी 1900, और क्या कारण आपको क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़? देखिए, अब हार और जीत ये तो अभी सब्जेक्ट टू कोर्ट रिव्यू हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अनाउंस किया कि ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत गई हैं। सारे नेशनल मीडिया में यह ऐलान किया। फिर थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि रिकाउंटिंग हो रहा है। वहाँ पे कितने, शायद आधा घंटा या 3 घंटा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, अंधकार था। और आपने देखा कि चुनाव के दौरान भी वहाँ पे जो माहौल क्रिएट किया गया था कि तृणमूल के पोलिंग एजेंट को बूथ में आने नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से खुद ममता बनर्जी को आकर के पोलिंग बूथ के बाहर बैठना पड़ा 2 घंटा से ज़्यादा। तो ये एक तरह का माहौल पूरा टारगेट करके एक अकेली महिला, एक पूरे देश में एक अकेली महिला मुख्यमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी की दुष्ट नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, उनके खिलाफ पूरे केंद्रीय नेता आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो आते रहे, उनके प्रभावी वहाँ से कैलाश विजयवर्गीय आते रहे। एक पूरा टीम बीजेपी का मीडिया सेल का चीफ आकर के 4 महीना से कलकत्ता में बैठा हुआ है। बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता आकर के कलकत्ता में बड़े बड़े 3 5 स्टार होटल है कलकत्ता में, आधा होटल बुक है। उनके लोग वो 4 महीने से वो लोग बैठ करके पूरा उसको कहते हैं कि वो उनका कंट्रोल रूम है, तमाशा बना दिया है। ये तो उन लोगों का वो छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे जनता का हाल बेहाल है और उनके लिए ये छुट्टी है। तो देखिए, ये सारे चीज़ों का वो कहा जाता है ना कि खुदा के लाठी में आवाज़ नहीं होता। ये ऐसी लाठी पड़ी है जो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में उनका क्या तरीका रहा है, ये उनका राजनीति सही है या गलत है, उनको सोचना चाहिए। अनाउंस कर रहे हैं अमित मालविया कि दीदी हार रही हैं, और उसके बाद IT सेल के जितने लोग हैं व्हाट्सएप वगैरह में, तो ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। और इसके लिए सिर्फ ज़बानी नहीं, कंप्लेंट लिख करके दिया है पूरे 8 फेजेस के इलेक्शन में। जब जहाँ जैसे गड़बड़ हुआ, आप देखिए शीतलकुची का मामला हुआ, इतना पावर दे दिया गया सेंट्रल फोर्सेस को कि जो लोग आए हैं वोट देने के लिए उनके ऊपर आप गोली चला देंगे, जलियांवाला बाग जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। इतना अत्याचार तो कभी नहीं हुआ। ये चुनाव हो रहा है ना, आपने इसको एकदम खूनी जंग बना दिया। ये क्या हो रहा है? और यही वजह है कि गड़बड़ी का जब है 150 से ज़्यादा कंप्लेंट तृणमूल ने लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने उन सारे कंप्लेंट पे एक्ट क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे देती है। वहाँ पे फायरिंग हुआ, सेंट्रल फोर्सेस का फायरिंग हुआ जब शीतलकुची में, वो सुबह में दिन के वक्त फायरिंग हुआ, रात में वो क्लीन चिट दे देती है। किस बेसिस पे? आपने कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराया? अगर कहीं पे इनकाउंटर में लोग मारे जाते हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि मजिस्ट्रेट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगा। कौन सा इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन ने करवाया जो सेंट्रल फोर्सेस को आपने क्लीन चिट दे दिया? तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है जो लोगों के जहन में है। 1 महीने से ज़्यादा आपने टान दिया, उसके बावजूद आप हारे, और अब बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। और चुनाव के बाद जो अभी कई जगहों से खबरें आ रही है कि मारपीट की खबरें, लूट लेने की खबरें आ रही है, तो आपको इस पर कुछ कहेंगे? और भी कई जगहों पे नहीं, देखिए, लूट मार, ये हिंसा, ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें कौन पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है या कौन पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर मारा जाता है, इन सारी बहस बेमाने हैं। क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते हैं, गणतंत्र में आपका यकीन है, इलेक्शन में जनता पे आपको भरोसा है, तो इस तरह की हिंसा की वारदात नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे नहीं जा रहा कि किसने किसे मारा, क्योंकि हमने देखा 2019 में जब इलेक्शन रिज़ल्ट आया, भाटपाड़ा में क्या हुआ, काकीनाडा में क्या हुआ, जगह जगह पे तृणमूल के पार्टी ऑफिस को बीजेपी ने दखल कर लिया, फिर वापस तृणमूल वालों ने उनसे अपना पार्टी ऑफिस लिया। ये सब चीज़ शोभा नहीं देता। अगर हम एक मैच्योर देश की तरह अपने आप को, मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह अपने आप को अगर हम उठाना चाहते हैं, तो इस तरह की हिंसा की वारदात नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में कोई जीतता है, कोई हारता है, ये जनता का फैसला होता है।
आज जनता ने, यही जनता थी जो 2014 में और 2019 में बीजेपी को सेंटर में भारी बहुमत से जिताया, और यही जनता है जो आज बहुत बुरे तरीके से बंगाल से बीजेपी को साफ कर दिया है। तो जनता का फैसला को सबको मानना चाहिए और हिंसा की घटना में नहीं जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने अपील भी किया है आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यहाँ तक कि ये कोरोना का मामला है, तृणमूल पार्टी कोई सेलिब्रेशन नहीं करता। इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद, ये इतना बड़ा इलेक्शन रहा, इतना बड़ा जीत है तृणमूल के लिए, फिर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि कोरोना का मामला है। तो अपनी प्रायोरिटी को समझना चाहिए लोगों को। कोरोना से पहले हम लोगों को लड़ने का बंदोबस्त करना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने लेकिन कहा था कि अगर आप जुलूस निकालते हैं तो उस इलाके का थाने का जो प्रभारी है होगा, हो सकता है। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने तो ये डायरेक्शन पहले निकाला ही है, और इससे हमको मानना है। ये बात भी पहले ही तृणमूल पार्टी ने अनाउंस कर दिया था कि हमें इसको मान करके चलना है। इसके खिलाफ जो एक्शन लेना है, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। आज वही पावर में है, आज गवर्नर पावर में है, इलेक्शन कमीशन पावर में है, सेंट्रल फोर्सेस पावर में। ममता बनर्जी तो आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो अपना शपथ कल लेंगी, और ममता बनर्जी कल शपथ ग्रहण लेने के बाद में जो सही फैसला होगा, ताकि ये सारा शांति का माहौल रहे, कोरोना से हमें लड़ने की तरफ ध्यान देना है, वो सारे काम ममता बनर्जी ने कहा है कि वो करेंगी। और कहा जा रहा है कि जिस तरह तेजस्वी को हराया गया था बिहार में, उसी तरह यहाँ ममता बनर्जी के साथ भी हुआ। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, बहुत तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं जिसके खिलाफ कंप्लेन भी किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मामला ना हो। इलेक्शन कमीशन से काफ़ी नाराज़गी है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाने की तैयारी है। तो ये थे एडवोकेट तौसीक अहमद खान साहब, और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर जो कोविड का मामला है और ममता बनर्जी ने जुलूस ना निकालने का फैसला किया है। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।